हेलो। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके पीडीएफ वाटर चैप्टर की। मैं बुक से पढ़ाऊँगा, है ना। नोट्स पढ़ाने से टाइम लगेगा, मेरे को छुट्टियाँ भी चाहिए होंगी नोट्स पढ़ाने के लिए। तो पॉसिबल है नहीं कि मैं नोट्स के लिए से छुट्टियाँ लूँ, फिर रिविजन से पढ़ा कराऊँ तो टाइम लग जाएगा उसमें। तो हम बुक से ही पढ़ा दें, ठीक है। वाटर बेसिकली चैप्टर का नाम तो सिंपल है, चैप्टर का नाम तो सिंपल है। चैप्टर के नाम से मैं आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि अब वाटर को मैं क्या समझाऊंगा, ठीक है। चैप्टर के नाम से चैप्टर का कंटेंट क्लियर नहीं हो रहा, इसके लिए एक बार हम वर्ड आई को ले लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग्स से कि हमें पढ़ना क्या क्या है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट दिया हुआ है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जिसके अंदर दो अलग वर्ड हैं, सॉल्वेंट अलग है, यूनिवर्सल अलग है। तो सॉल्वेंट का मीनिंग पढ़ना है, ठीक है। फिर सॉल्यूशन एज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स इन वाटर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस पढ़ना है हमें। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव फैक्ट हैं टेम्परेचर के, वो पढ़ने हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ये हाइड्रेटेड सब्सटेंस क्या होते हैं, एनहाइड्रस सब्सटेंस क्या होते हैं, ये पढ़ने हैं, ठीक है। एक क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, उसका मीनिंग समझना है। पता हो लिखिए, हाइड्रस पता हो लिख लिया। कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी इन सब्सटेंसेस की, ठीक है। डेफिनेशन एग्जाम्पल मेन आपकी एक चीज़ है, ये बता रहा है। ड्राइंग एजेंट्स होते हैं कुछ वाटर के, कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, वो पढ़ने हैं। कुछ सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर नाम की चीज़ होती है, ये पढ़नी है हमें, ठीक। काफ़ी चीज़ें हैं। चैप्टर लंबा आपका ये हो गया एक्टिविटीज़ के साथ एग्जाम्पल्स की वजह से। एक तो एक्टिविटीज और एक एग्जाम्पल्स और चार्ट्स वगैरह, डायग्राम्स बहुत बने होंगे इस चैप्टर में, जिस वजह से चैप्टर की लेंथ आपको देखने में बहुत बड़ी लगेगी, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है इन्होंने, पता नहीं क्यों ऐसा चैप्टर को काफ़ी पार्ट में डिवाइड किया गया, 3A है ना। तो एक बार चैप्टर का ओवरव्यू समझ लेते ताकि हम थोड़ा जल्दी कर पाए। 3A तो ये है, अच्छा 3 वाटर वाटर बताया गया है, 3 में सॉल्यूशंस, ठीक है। सी में आप फिर 3C में आपका सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, तो 3 पार्ट में आपको 3 पार्ट में बेसिक चैप्टर दिया गया है, ठीक है, ठीक है। इसमें पहला और थर्ड तो दूसरा वाला बहुत बड़ा है, दूसरा वाला बहुत बड़ा है, ठीक है। तो पहले वाटर स्टार्ट करते हैं। तो वाटर की स्टार्टिंग वो कैसे कर रहा है, जरा पढ़ लो जरा। वाटर का फॉर्मूला क्या है, अच्छा पहले मैं कुछ चीज़ इंट्रोडक्शन आपको यूज़ करा दूँ, आपको ये होते क्या है आपको नहीं पता होता। ये फॉर्मूला क्या होती है, केमिकल नेम मियल एक्सिस की होती है। मॉलिक्यूलर मास ये आपको पता होगा, है ना, ये आपको पता होगा, इसको मैं थोड़ा सा फिर भी ब्रीफ इंट्रो कर दूंगा। फॉर्मूला मतलब क्या, आपको पता है ना कि इस वर्ल्ड में जितनी सारी चीज़ें, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, मैटर्स हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती है, इसको टच कर सकते, फील कर सकते, वो सारी चीज़ें मैटर हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। और जितने सब्सटेंसेस हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं बेसिकली दुनिया में, वो सारे किसी ना किसी मॉलिक्यूल्स के बनते हैं, मॉलिक्यूल्स एटम्स से बनते हैं, पता है ना आपको। तो यानी किसी भी सब्सटेंस बनता किससे है, उनसे छोटी छोटी चीज़ों से बनता है, जिसको मॉलिक्यूल्स और एटम्स बोलते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ना फॉर्मूला, फॉर्मूला बेसिकली बताता है, हाँ, फॉर्मूला बेसिकली बताता है कि कोई भी सब्सटेंस किन किन सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। पहला फॉर्मूला में क्या बताता है, फॉर्मूला में देने की मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये बेसिकली में बताता है, एक स्ट्रक्चर बताता है किसी भी सब्सटेंस का। ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस है,
वो कितने कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, यानी उसके अंदर कितने छोटे छोटे सब एलिमेंट्स हैं जिसको मॉलिक्यूल्स या एटम्स बोलते हैं, कितने मॉलिक्यूल से मिलकर बनाया है। दूसरा, सबसे पहला, कौन कौन से, लिख लो कहीं पे भी, क्या बताता है, एक तो कौन कौन से, है ना, कौन कौन से, एंड कितने, हाउ मैनी, और कितने, ठीक है, कितने, हाउ मैनी को हम सिंपली बोल सकते हैं मास, ठीक है। तो ये तरह H2O, H में हाइड्रोजन, वो मतलब ऑक्सीजन, तो ये बता रहा है कि दो वाटर जो है ना, वाटर सब्सटेंस जो है, तो वाटर ना दो चीज़ों से मिलकर बनता है। वाटर कोई अलग से कोई एक चीज़ नहीं है, वाटर खुद तो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। किससे? एक इसके अंदर कोई हाइड्रोजन का कंपोनेंट है, एक इसके अंदर कोई ऑक्सीजन का कंपोनेंट है, ठीक है। तो पहले तो ये बताते हैं फॉर्मूला में कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। और दूसरा ये बताता है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं, जो भी सब सब सब्सटेंसेस हैं, जो सब पार्ट्स हैं, वो कितने हैं। तो यहाँ पे देखो H2O, तो यहाँ पे H के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन के दो कंपोनेंट हैं, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन का आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो उसका इम्प्लाइड मीनिंग है 1, कि हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो हैं और ऑक्सीजन के दो हैं, ऑक्सीजन का एक है, हाइड्रोजन के दो हैं। यानी ये बता रहा है, ये पहला है, पहला कि वाटर दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। फिर बता रहा है हाइड्रोजन वाले दो एलिमेंट है, ऑक्सीजन वाला एक एलिमेंट है, ठीक है। तो फॉर्मूले का मीनिंग पता चल गया कि फॉर्मूला बताता क्या बेसिकली हमें। केमिकल नेम, केमिकल नेम आप समझ लेना। बेसिकली हम कहते हैं कि सर इतने सारे नाम क्यों होते हैं। आपको तो घर में भी बच्चों के बहुत सारे नाम होते हैं, सर घर का नाम अलग होता है, फिर ग्रैंड पेरेंट्स का बुलाने का तरीका अलग होता है, नानी के यहाँ पे कुछ और नाम होता है, स्कूल में अलग नाम होता है, दोस्तों में अलग नाम होते हैं। तो अलग अलग नाम होते क्यों हैं? रेफरेंस के लिए ना, ठीक है। दूसरा, आपको लोगों आपके नाम होते हैं आपको रेफर करने के लिए, पर आपको वही नाम क्यों दिए जाते हैं? कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी, आपके नाम को किसी ना किसी चर्च के साथ, किसी ना किसी क्वालिटी के साथ रिलेट किया गया होगा, तब जाके आपका नाम रखा गया होगा। बचपन में नहीं रखा होगा, बचपन में तो हम नए नए आए थे, तो आपके क्या फीचर्स आपके साथ ही नहीं बताती। लेकिन जब बड़े हुए, आपके दोस्तों ने आपका नाम रख दिया नोटी, शॉर्ट में मान लेते हैं एक नोटी नाम रख दिया नोटी। तो क्यों रखा उन्होंने आपका नाम नोटी? उन्हें लगता होगा ना कि आप बहुत शरारती हो, उन्हें लगता होगा आप काफ़ी मिस्चीफ हो, आप काफ़ी नोटी हो, उन्होंने आपका नाम रख दिया नोटी। तो बेसिकली जो नाम होता है, और वो किसी को रेफर करने का तरीका, तो रेफर हम कैसे कर पाते हैं किसी को? उसके एट्रीब्यूट से, उसकी क्वालिटी से। तो ऐसे ही हम देखें ना, अब कहो सर वाटर भी तो सर एक नाम हो गया ना, आपको दूसरा नाम रखने की जरूरत क्या पड़ेगी? अरे ये बताओ, क्या नोटी नाम का एक ही इंसान होते हैं क्या दुनिया में? क्या नोटी अगर आपको दूसरे ने आप ही का नाम रखा है, तो क्या पूरी दुनिया में एक ही नोटी होगा? 50 होंगे, 50 होंगे। डिफरेंस कैसे क्रिएट करने से नोटी 1, नोटी 2, नोटी 3 रखें? रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए इन्होंने भी क्या नाम रखा, इसका वाटर नाम, तो लेमन लैंग्वेज में वाटर रख दिया गया। तो वाटर बेसिकली क्या, एक लिक्विड है, ठीक है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक किससे मिलते हैं, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स किससे मिलते हैं, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो उसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर जो नाम रखा जाता है ना, जिसको साइंटिफिक लोग बेसिकली जिस नाम से बुलाते हैं, वो नाम होता है केमिकल नेम। केमिकल नेम रखा क्यों जाता है? उनकी क्वालिटी बेस पे, उसके स्ट्रक्चर के बेस पे। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन मतलब क्या, हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, ऑक्साइड मतलब क्या, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। सर डी क्यों लगा हुआ है? दो को इंग्लिश में साइंटिफिक लैंग्वेज में डी बोलते हैं। तो दो हाइड्रोजन के एलिमेंट है, इसका नाम क्या है, डी हाइड्रोजन ऑक्साइड। आई थिंक आपको दोनों का मीनिंग समझ में आ गया कि फॉर्मूला क्या। पहले का समझ थोड़ी स्लो होगी, क्योंकि मैं मीनिंग समझा रहा हूँ बेसिकली कि कैसे कैसे होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कैसे कैसे नहीं होता, ठीक है। फिर दूसरा, केमिकल नेम क्यों रखा जाता है? साइंटिफिक लोग ऐसे नहीं कहते कि मेरे को वाटर पे एक्सपेरिमेंट करना है, वो ये बोलते हैं डी हाइड्रोजन ऑक्साइड पर एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि वाटर बहुत टाइप्स के होते हैं। अब वाटर से क्या मतलब है, तो वाटर को रेफरेंस तो करना पड़ेगा ना। अब एग्जैक्ट मीनिंग अब उनको साफ वाटर अगर उन्हें बोलना है, तो वो ये बोलेंगे डिहाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अब बता मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या, मास मतलब पता है ना, मास मतलब क्या होता है? वेट और मास में डिफरेंस पता है ना? हाँ या ना? मेरे को बार बार समझाना पड़ता है, पता नहीं क्यों जाता था बच्चों को। मैं लिख नहीं रहा, मैं लिख के दिखा देता हूँ मैं गूगल पे अभी जरा। मास और
वेट लिख लेना कहीं पर, अगर आपने लिख लिया तो। वैसे तो मैंने लिखा यूवी केमिस्ट्री जब मैंने पढ़ाई थी आपको स्टार्टिंग में, तो मैं लिख पाया था, पर दोबारा से लिख लेना क्योंकि याद भी करना है। मास के अंदर क्या होता है, एक वर्ड लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मास क्या अमाउंट, मास क्या है अमाउंट ऑफ मैटर। मास मतलब क्या अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट को आप और हिंदी में शुद्ध हिंदी में लिखना चाहो और शुद्ध इंग्लिश में लिखना चाहो, प्योर इंग्लिश में, तो लिखो क्वांटिटी, बहुत लेमन लैंग्वेज में क्वांट। मास, मास में बताता है कि कितनी क्वांटिटी है, किसी भी मैटर की कितनी क्वांटिटी है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे वाटर के अंदर लिखा हुआ है ना 2H2, 2H2 तो बता रहा है, 2H2 तो बता रहा है कि इसके अंदर दो एलिमेंट, इसके अंदर दो एलिमेंट किसके हैं, इसके अंदर दो एलिमेंट किसके हैं, उसके क्या कहते हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के दो मैटर हैं, हाइड्रोजन की दो क्वांटिटी हैं। एक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन के अंदर कुछ ना कुछ वो होंगे, क्या कहते हैं क्वांटिटी होगी। हाइड्रोजन भी अकेला थोड़ी होगा, हाइड्रोजन के अंदर भी तो कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। तो एक का मतलब है कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही पार्ट है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के एक ही पार्ट है। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, दो। तो सर एक के अंदर एक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा। तो टोटल हाइड्रोजन के कितने मैटर हो गए हमारे पास, एक। तो ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन 16 तरह की चीज़ों से मिलकर बनता है, ऑक्सीजन 16 तरह की चीज़ों से मिलकर बनता है, तो उसमें 16 पार्ट्स होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास केवल कितने, एक ही। तो ये बता रहा है कि हमारे पास इस वाटर के अंदर 16 मैटर, 16 क्वांटिटी तो किसकी है, 16 क्वांटिटी तो किसकी है वाटर की। टोटल 18 है। टोटल हमारे पास क्वांटिटी कितनी वाटर के अंदर, जो टोटल जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है हमारे पास वो 18 है। इसमें 18 में से दो तो हाइड्रोजन की है और 16 उसकी है, क्या कहते हैं ऑक्सीजन की। बेसिकली अभी से हमें ज़्यादा मतलब है नहीं कि हम बाद में पढ़ लेंगे। अभी बेसिकली को मास में सुना था। मास मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्वांटिटी कितनी है। और फोर वेट मतलब क्या होता है कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है, जिस पर फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। ये बॉन्डिंग वगैरह हम बाद में देखेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है ना क्या नहीं, ये बाद में देखेंगे। हमारा अभी रिसोर्स नहीं है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि अभी के लिए हमारी कंसर्न नहीं है, ठीक है। अब हम फॉर्मली अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की, है ना। फॉर्मली अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। चैप्टर का इंट्रोडक्शन अभी दे रहे हैं। मेरे को 15 मिनट किसी को समझाने में लग गई, कोई बात नहीं। पहले क्लास थोड़ी स्लो चले लेकिन अच्छे से चले तो कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोडक्शन वो क्या कह रहा है, वाटर के बारे में बता रहा है, थोड़ा सा हमें वाटर का इंट्रोडक्शन दे रहा है कि वाटर जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, ठीक है। मोर देन 70% ऑफ द अर्थ एरिया इज ऑक्यूपाइड विद वाटर। वो कह रहा है कि 70% से ज़्यादा एरिया तो अर्थ का जो है ना पानी से भरा हुआ है। 70% से ज़्यादा जो एरिया है ना अर्थ का वो पानी से भरा हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है, ऑक्यूपाइड विद वाटर। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया इसको पढ़ते ही, पर क्या कर टाइम कांस्टेंट है, मैं वो क्वेश्चन में पूछ नहीं पाता हूँ। क्वेश्चन तो बहुत आते हैं मेरे दिमाग में, एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है पर आपके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन टाइम कांस्टेंट है तो मैं डिस्कस तो नहीं कर रहा, मैं आपसे क्वेश्चन बस पूछ रहा हूँ कि अर्थ पर अगर 70 पर, अगर हमारे जो अर्थ का जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें सब पॉपुलेशन तो बहुत कम जगह पर रहती है, हमने पढ़ा था ऑलमोस्ट 30% जगहों पर पॉपुलेशन रहती है, 95% पर, 95% जगह पर तो हमने पता नहीं ज्योग्राफी में कहीं पे पढ़ा था कि और 95% तो जगह ऑक्यूपाइड ही नहीं है ह्यूमंस द्वारा, केवल बहुत कम जगह पर ह्यूमंस रहते हैं। लेकिन पानी सब बहुत ज़्यादा है। अगर पानी ज़्यादा लोग कम है तो हम क्यों कहते हैं वाटर सेव, कि वाटर की हमें आने वाले टाइम में कमी हो जाएगी, वाटर कम होता जा रहा है। वाटर तो इतना ज़्यादा है, हमें कहाँ से कमी होगी। इसका आंसर क्या मैं डिस्कस नहीं कर रहा। आपको अगर लगता है कि अच्छा टॉपिक है, मेरे अकॉर्डिंग अच्छा क्वेश्चन है मेरा पूछना, आप इसका आंसर ट्राई करना, आपको पता है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना शॉर्ट में बोलकर, नहीं पता हो तो सर्च करना, ठीक है। पानी इतना ज़्यादा है तो हम क्यों बोलते हैं कि पानी कम होता है, अरे पानी कम है, पानी कम है। अरे 70% अर्थ में पानी पानी है। अर्थ पे 5% लोग रहते हैं, तो ऑलमोस्ट 65% तो ज़्यादा है हमारे पास पानी इंसानों के रिक्वायरमेंट से। तो मेरे को जरा इसका आंसर बताना, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी, बस मैंने आपसे पूछा है। हाउएवर हार्डली 2 पॉइंट, ओहो आ गया आंसर, यहाँ पे यहीं पे आ गया आंसर।
चलो फिर मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। हार्ड देखो कह रहे हैं 70% अर्थ तो पानी से भरा हुआ है, लेकिन उसका भी मुश्किल से 2.5% है, केवल 2.5% है इसका वाटर, जो क्या है मेक्स अप वर्ल्ड सप्लाई फ्रेश वाटर। तो जिसमें से वर्ल्ड में जो सप्लाई होती है ना वो केवल 2.5% ही हो पाता है, जिसमें से पीने के लिए जो अवेलेबल होता है वो केवल 2.5% होता है। पीने के लिए अवेलेबल केवल 2.5% ही होता है। सर वो क्यों? वो भी 2.5% है। दूसरा तो ये कि 2.5% में भी क्या इंक्लूडेड है? फ्रोजन वाटर सर, आइस। इसमें तो पोलर पोलर रीजन में जो आइस वगैरह है, ग्लेशियर्स वगैरह है, वो भी इंक्लूडेड है। वो तो हम पी भी नहीं सकते, यानी देखो देखा तो पीने के लिए, अगर देखा है पीने के लिए तो वो 2.5% से भी कम बचा। अब बाकी सब कहाँ गया? अब तो बता ही देंगे मेरे ख्याल से, यहाँ पे चैप्टर के मैं समझ पा रहा हूँ, चैप्टर समझा ही देगा। शायद नहीं समझा पाया तो आप मुझे आंसर बताना कि बाकी पानी कहाँ गया। तो पीने के लिए फ्रेश वाटर 7.2.5% ही क्यों बचा? बाकी कहाँ गया? बाकी कहाँ है फ्रेश वाटर? अनफ्रेश क्यों हुआ, ये आप मेरे को रीजन बताना है, ठीक है। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फिजिकल स्टेट्स, ठीक है, बता रहा है कि वाटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड की फॉर्म में भी, वाटर की फॉर्म में भी, सॉरी सॉलिड की फॉर्म में भी, लिक्विड की फॉर्म में भी, गैस की फॉर्म में भी। तो सॉलिड की फॉर्म में कैसे होता है? एज अ आइस। लिक्विड की फॉर्म में कैसे होता है? एज अ वाटर। गैस की फॉर्म में कैसे होता है? एज अ वाटर वेपर, है ना, जिसको आप धुआं भी बोल सकते हो, भाप भी बोल सकते हो, ओस भी बोल सकते हो, ठीक है, हिंदी में। इट अकर्स इन बोथ फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। हाँ, इसको भी थोड़ा समझना है ये क्या होता है। अगर चैप्टर में नहीं दिया होगा तो मैं समझाऊंगा, अगर दिया होगा तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। एक फ्री स्टेट क्या होती है, कंबाइंड स्टेट क्या होती है, ठीक है। वो कह रहे हैं जो वाटर होता है ये फ्री स्टेट में भी होता है, कंबाइंड स्टेट में भी होता है, ठीक है। ये वाटर साइकिल हम आगे पढ़ेंगे, चैप्टर के अंदर आएगा ही आएगा। ये जो डायग्राम दिया हुआ है वाटर साइकिल का दिया हुआ है, ठीक है। वाटर इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड ऑफ द एनवायरमेंट। नियरली 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। वो कह रहा है कि वाटर इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता है एक एलिमेंट। तो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर एलिमेंट है लिविंग थिंग्स का ना, लिविंग थिंग्स का सारी से आ गए, बींग्स भी आ गए और नॉन बींग्स भी आ गए, नहीं एनिमल्स और प्लांट्स भी आ गए, सारे लिविंग थिंग्स आ गए, ठीक है। यानी लिविंग थिंग्स के लिए तो है ये इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है एनवायरमेंट के लिए भी, क्योंकि एनवायरमेंट बिना वाटर के ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है, इन दिस वी लिव। फिर वो कह रहा है हमारी बॉडी का जितना वेट है ना, उस बॉडी में ना जितनी वेट है, तो 70% जो वेट होता है ना वो तो वाटर की वजह से होता है, यानी हमारी बॉडी भी 70% वाटर से भरी रहती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ठीक है। फिर बार से रिपीट कर रहा है, वाटर अकर्स इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। चलो देखते हैं अभी क्या लिखा है, मैं चार्जर कनेक्ट कर लूँ, आप आगे का पैराग्राफ रीड कर लो अगर आपको करना है तो। ठीक है। वाटर अकर्स इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट्स। वाटर हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस। डिसॉल्व मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं घोलना। जब कुछ घोलते हैं ना पानी में तो उसको ना डिसॉल्व करना, डिसॉल्व मतलब घोलना, मिक्स करना, आप कह सकते हो एक तरह से, या फिर अपने अंदर समा लेना, ठीक है। आप जैसे समझ पाओ वैसे समझ लेना, मिक्सचर समझ पाओ मिक्सचर समझ लेना, घोलना समझ पाओ घोलना समझ लेना, अपने अंदर समा लेना समझ पाओ समझ लेना। पर डिसॉल्व का मीनिंग ऐसे समझ लेना, अगर समझ लोगे तो चैप्टर की क्लैरिटी आएगी, क्योंकि कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनकी क्लैरिटी नहीं होती है, बाद में दिक्कत हो जाती है। तो वो कह रहे हैं वाटर के पास एबिलिटी होती है कि ये अपने अंदर बहुत सारे वाइड रेंज है, मतलब बहुत सारे, वाइड रेंज मतलब बहुत सारे सब्सटेंसेस को समा सकता है। बहुत सारे सब्सटेंस मतलब बहुत तरह के, है ना, मिक्स कर सकते हैं। एंड सो इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बस चैप्टर का सबसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब क्या? यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं ना
उसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग तो इसके अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग तो इसके अंदर क्या होती है, इस चीज़ को क्या हो जाती है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। बट अभी थोड़ा इनका समझाने का तरीका थोड़ा मेरे को अजीब सही नहीं लगा। सॉल्वेंट का तो मीनिंग आपको पता ही नहीं, समझ में आ गया, समझ में आ गया। सब दुनिया में जितनी भी चीज़ें ना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो गई, तो यूनिवर्सल वर्ड बन गया। सॉल्वेंट मतलब क्या, तो सॉल्वेंट का मतलब समझो, सॉल्वेंट मीन्स एनीथिंग, देखो सॉल्वेंट मीन्स एनीथिंग that has ability to dissolve anything, that has ability to dissolve anything, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कैपेसिटी के दूसरी चीज़ों को मिक्स कर सके, उनको बोलते हैं सॉल्वेंट, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो वाटर क्या हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया। तो वो कह रहा है वाटर बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है, बहुत तरह के सब्सटेंसेस को, इसलिए इसको क्या बोलता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। ये गेवरियल नाम से बन सकता है। द एबिलिटी ऑफ वाटर, द एबिलिटी ऑफ वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या है, द एबिलिटी ऑफ वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशंस इज रिस्पॉन्सिबल for all the life processes occurring in the nature and for the sustenance of life on the earth। एक वर्ड है सस्टेन, देखो सस्टेनेंस का मीनिंग देखो, नोट करो पहले। इसको वैसे बोलते हैं कायम रखना, मेंटेन करना, मेंटेन रखना। तो मैं एग्जैक्ट मीनिंग आपको इसका दिखा देता हूँ। सस्टेन मतलब होता है किसी को संभाल कर रखना, मेंटेन करके रखना। है ना, आप बस सपोर्ट रख लो यहाँ पे, सपोर्ट रख लो, मेंटेनेंस रख लो, सपोर्ट और मेंटेनेंस, है ना। तो क्या कह रहा है, पहले एक पूरे पढ़ लो। एट द सेम टाइम द सेम कैरेक्टरिस्टिक इज द बेसिक कॉज ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, दोनों ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है एबिलिटी ऑफ वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन, वो कह रहा है इसकी जो क्वालिटी है ना, इसकी जो एक तरह से एबिलिटी है, इसकी जो योग्यता, इसकी जो क्वालिटी है चीज़ों को डिजोल्व करने की, ये बहुत सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है फिर, यानी इसकी वजह से बहुत सारे काम होते हैं। इस वाटर की एबिलिटी की वजह से बहुत सारे काम होते हैं, वाटर की इस एबिलिटी की वजह से बहुत सारे काम होते हैं। इसका क्या क्या काम होते हैं वाटर की एबिलिटी की वजह से, इसकी वजह से ना जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं जो नेचर के अंदर हो रही है, लाइफ प्रोसेस हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो प्लांट्स वगैरह हो, जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं नेचर के अंदर हो रही हैं, वो सब इसी की वजह से होती हैं। तो ऑब्वियस से होते हैं, हम लोग ग्रो हो रहे हैं, बिना पानी के ग्रो हो सकते हैं क्या, नहीं। प्लांट्स बिना पानी के ग्रो हो सकते हैं, नहीं। तो हमारी जो लाइफ प्रोसेस है वो सब उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। और अर्थ पर अगर इंसानों को जिंदा रखना है, लाइफ मतलब इंसानों से नहीं, लाइफ मतलब लाइफ, चाहे वो इंसानों की, चाहे वो जानवरों की, चाहे प्लांट की हो। अगर आपको अर्थ पर चाहते हो कि लोग लिविंग बचें, लिविंग थिंग्स बचें, तो सर उसके लिए भी ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है। एट द सेम टाइम इसी वजह से यही कैरेक्टरिस्टिक, यही क्वालिटी ना इसके लिए बुरी है। इसी क्वालिटी की वजह से ना ये पॉल्यूट हो जाती है, इसी क्वालिटी की वजह से पॉल्यूट हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी, इसकी एबिलिटी है, ये किसी भी चीज़ को अपने डिजोल्व कर सकती है। अगर इसने गंदी चीज़ को अपने अंदर डिजोल्व करने की कोशिश की, तो वही है पॉपुलेटेड हो जाती है, वही क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। ठीक है, तो वही जो क्वालिटी है वही इसके लिए बुरा भी है। वाटर इज प्योरिफाइड बाय ड्रिंकिंग पर्पजेज, फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज बाय रिमूविंग सस्पेंडेड impurities by filtration, dissolved impurities by distillation, and bacterial impurities by adding a calculated amount of chlorine। तो कुछ प्रोसेस बता दी कि जो पानी होता है काफ़ी गंदा होता है, नेचर में जो ओपन पानी तो वो काफ़ी गंदा होता है। इसको पीने लायक बनाने के लिए ना बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो सबसे पहले उसको प्योर किया जाता है, पहले उसको प्योर किया जाता है, वो कैसे, इसके अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज होती है, उसको हटा दी जाती है, सस्पेंड मतलब हटा देना। कैसे हटाते हैं, एक प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन, एक प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन, उसके थ्रू तो पहले इसके अंदर से जितने गंदे मटेरियल्स हैं उनको निकालते हैं, है ना। फिर
कुछ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होती हैं। डिजॉल्व मतलब कि जो ऑलरेडी पानी के अंदर मिक्स हो चुके हैं, उनको कैसे निकालोगे? उसको कैसे निकालोगे? सर जो मिट्टी के कंकड़ हैं वो तो फिल्टर कर लोगे, आप छान लोगे उनको एक तरह से। एक जो ऑलरेडी मिक्स हो चुके हैं उनको कैसे निकालोगे? तो उनको निकालने के लिए एक दूसरी प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन। उसको निकालने के लिए क्या प्रोसेस होती है? डिस्टिलेशन। ठीक है सर, आपने सारी इम्प्योरिटीज निकाल ली फिल्टरेशन करके भी और डिस्टिलेशन करके भी, लेकिन उन गंदे एलिमेंट्स के अंदर बैक्टीरिया तो होंगे। अब उन बैक्टीरिया को पानी के अंदर अभी भी रहेगा, बैक्टीरिया को आपने निकालने, तो बैक्टीरिया को निकालने के लिए, तो बैक्टीरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम निकाल तो उनको सकते नहीं है, बैक्टीरिया को निकाल तो सकते नहीं, तो हम उनको मार देते हैं। तो हम उनको मारने के लिए क्या कर देते हैं? हम पानी के अंदर क्या डाल देते हैं? क्लोरीन। क्या डाल देते हैं? क्लोरीन। एक सर्टेन अमाउंट हम कैलकुलेट करके क्या डाल देते हैं? क्लोरीन, जिससे कि वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो बैक्टीरिया मर जाते हैं और पानी आपके लिए अब सेफ होता है पीने के लिए, बिल्कुल प्योर है ना। तो ये एक प्रोसेस था जिसमें 3 प्रोसेस होती हैं। अगर टॉपिक एक दिया हुआ है इन्होंने, ये मैं अभी करा सकता नहीं पूरा, तो मैं क्या करूँ? चलो जितने पॉइंट हो रहे हैं उतने पॉइंट पढ़ लेते हैं, पॉइंट छोड़ देंगे बीच में से, थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं। थोड़ा सा साउंड आ रहा है पीछे से, उसको अवॉइड करना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की क्या पढ़नी है? प्रॉपर्टीज। ये बता चुका हूँ, प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है ना सारे, कि किसका मतलब क्या होता है। तो हमें अब इसकी वाटर की अपनी प्रॉपर्टीज। सर वाटर के पास क्या क्या क्वालिटीज है, कैसे वाटर अपने आप को दूसरों से अलग बनाता है, कैसे? तो कह रहा है पहले तो उसका फीचर है, पहली प्रॉपर्टी नेचर की है क्या, कि प्योर वाटर इज क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो प्योर पानी होता है वो एकदम नेचुरल होता है, एक तो पहले तो नेचर से मिलता है। ठीक है, ये तो हेडिंग का मतलब होना चाहिए। अब अंदर कंटेंट कुछ और ही देते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर, प्योर एकदम प्योर वाटर होता है, वो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी उसके हम आर पार देख सकते हैं, है ना, ऐसा क्लियर और ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। इट इज़ कलरलेस, का कोई कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं होती। इट इज़ टेस्टलेस, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। ठीक है, अब ये नेचर का नेचर से नेचर मतलब क्या, ये होता कैसा है, नेचर का मतलब यहाँ पे ये होता कैसा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन बताते हैं वाटर की, वाटर की आइडेंटिफिकेशन, वाटर होता कैसा है। ठीक है, अ टेस्ट इन वाटर इज ड्यू टू गैसेस एंड सॉलिड्स डिसॉल्व्ड इन इट एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट। अब वो कुछ लोगों का कहना है सर टेस्ट तो आता है सर इसके अंदर, टेस्ट तो आता है पानी के अंदर, थोड़ा सा टेस्ट सर आता है सर। तो देखो आप थोड़ा सा इसको मत पढ़ो, इसको समझ के इसको पढ़ोगे तो सब समझ में नहीं। आप अपना घर के एग्जाम्पल लो, एक पानी है नॉर्मल पानी, और एक गिलास में 2 गिलास पानी, एक में नॉर्मल पानी, एक में रसना डाला हुआ है, तो दोनों का स्वाद चेंज है। तो वो चेंज क्यों हुआ? जो रसना वाला गिलास है उसमें पानी का स्वाद चेंज क्यों हुआ? ड्यू टू दस रसना, ड्यू टू डेट रसना, यानी आपने उसके अंदर रसना के मटेरियल डाले, रसना का सब्सटेंस डाला, तभी तो ऑलरेडी आपको पता है ना, जो प्रोसेस करते हैं एक तरह से निकालकर नेचर में होता है ओपनली, तो उसके अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें गिरती रहती है, चाहे वो प्योर हो चाहे इम्प्योर हो, गिरती रहती है। तो पानी के अंदर में थोड़ा बहुत भी स्वाद आता है ना, थोड़ा बहुत में, तो बस वो उन इम्प्योरिटीज की वजह से, उन सब्सटेंसेस का है स्वाद आता है। यानी नेचर देखे जाए, नेचर तो प्योर वाटर कैसा होगा? वो टेस्टलेस। लेकिन अगर आपको फिर भी पानी में टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब वो प्योर नहीं है, वो थोड़ा सा इम्प्योर है, उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटी है, उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसे करते हैं, यही तक पढ़ाता हूँ, बाकी तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि साथ में पढ़ाने वाली चीज़ें है ना। यहीं तक पढ़ाया मैंने, आपको कुछ हो देता हूँ मैं, ये कर लेना तब तक। ये और तो कुछ हो ही नहीं सकता बात।
इतना भी आप इतना रिवाइज करके रख लेना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट थे, इनको अच्छे से समझ लेना क्या मीनिंग होते हैं, ठीक है, कैसे इंटरप्रेट करते हैं इनको।